गांधीज्म के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन कौन से सिद्धांतों को सीखा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, कौन सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, किस किस के प्रकार के वहां पर जो है सत्याग्रह में भाग लिया, ये तमाम चीजें। अब हम देखेंगे कि गांधी जी जो लगभग 20-21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां पर पॉलिटिकली एक्टिव रहे, भारतीय जो वहां पर रहते थे उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए अनेक प्रकार के कार्य किया और अनेक बुद्धिजीवियों की किताबों को पढ़ा और अपने विचारों को संगठित किया। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका 20-21 साल रहने पर उन्होंने क्या वहां से सीखा, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने जो सीखी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। इसके पहले तक उन्होंने किताबों में सत्याग्रह पढ़ा था, पेसिव रेजिस्टेंस पढ़ा था और भी बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका की भूमि ने गांधी को इन्होंने जो अब तक पढ़ा था थ्योरी के रूप में, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का अवसर दिया। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया 1906 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के दौरान। पेसिव रेजिस्टेंस, एक्चुअली ये सिद्धांत जो पेसिव रेजिस्टेंस है, निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हिंसा कर रहा है, हमें मार रहा है और हम भी पलट के उसको मार दें, ठीक है, या हम उसका बचाव करें, तो उसको कहा जाता है एक्टिव रेजिस्टेंस। यानी उसके वायलेंस के काउंटर में हम भी वायलेंस करें और ये कहें कि हमने ऐसा उसके अपने बचाव में किया है, तो इसको कहा जाता है एक्टिव रेजिस्टेंस। लेकिन सामने वाला हमारे ऊपर हिंसा कर रहा है, हम पलट के कोई जवाब ही ना दें, इवन अपना बचाव करने के लिए भी हम कोई हिंसा का उपयोग ना करें, इसको कहा जाता है पेसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध। ये जो सिद्धांत है टॉलस्टॉय का दिया हुआ सिद्धांत है, ठीक है, जिसको गांधी जी ने अपने जीवन में ना केवल उसको उतारा बल्कि प्रैक्टिकली इसका प्रयोग भी उन्होंने वहां पर जो आंदोलन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वहां भी किया और फिर जब भारत आएंगे तो भी पेसिव रेजिस्टेंस का गांधी जी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। और पेसिव रेजिस्टेंस को जो भी मानेगा, सत्याग्रह को जो भी मानेगा, उसमें नॉन वायलेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस को भी गांधी जी ने, तो इन तीनों चीजों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया और उसमें ये सफल भी रहे। ये तीनों पूरी बकवास नहीं है, बल्कि इनसे रिजल्ट मिलता है। इसलिए गांधी जी भारत में आएंगे तो इन्हीं तीन सिद्धांतों को वो इंडियन कांग्रेस के लोगों को बोलेंगे कि भैया इन्हीं को फॉलो करते हुए हमें आगे भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी, ठीक है। दूसरा जो इनका प्रयोग वहां पर था वो था मास मोबिलाइजेशन। लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे परसुएट किया जाए, कैसे एक लीडर बनकर के उनको मार्गदर्शन दिया जाए, उनको ये यकीन दिलाया जाए कि इस सिद्धांत से चल करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करने, मास मोबिलाइजेशन की टेक्निक भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सीखी। लीडरशिप क्वालिटीज, एक लीडर क्या होता है, उसको अपने पीछे जो जनता खड़ी उसको कैसे मार्गदर्शन देना है, कैसे उनको उनके लक्ष्यों तक पहुंचाना है, ये तमाम जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सीखी थी। नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, चूंकि गांधी जी 18 वर्ष की उम्र में चले गए थे भारत से लंदन, वहां 3 साल रहा, तो उनके अंदर जो समझ आई तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो रूप देखा जो वो ब्रिटेन में था और वहां पर उनका जो शासन व्यवस्था था वो बहुत अच्छा था। तो अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के मन में किसी प्रकार का रोष नहीं था और ब्रिटिश पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है वो गांधी जी सही ढंग से समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में आकर के उन्होंने देखा कि यहां पर तो भारतीयों के साथ और जो दूसरे काले लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये सब करने वाला कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को भी अपना गुलाम बना रखा है। तो भारत में भी यहां से परिस्थिति कोई डिफरेंट नहीं होगी। और फिर भारत से उन्होंने खोज खबर लेनी शुरू की, क्या चल रहा है सब भारत में। तब उनको पता चला कि ब्रिटिश रूल की असली प्रकृति, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, टू एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ कॉलोनीज। ये बात गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही समझ में आई, ठीक है। इसी दौरान 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिण अफ्रीका आए थे और गांधी जी से मिला था और गांधी को भारत के बारे में क्या ब्रिटिश सरकार कर रही है ये सारी जानकारी दी थी और गांधी से भारत आने के लिए कहा था। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि यहां भी मेरा कुछ काम अधूरा है और मैं इसको खत्म करके भारत आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवी बात जो गांधी जी ने यहां पर सीखी वो ये थी, द कॉमन के बाद पीपल मैंने लिखना भूल गया हूं, द कॉमन पीपल इज हैविंग इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सैक्रिफाइस। गांधी जी ने यह महसूस किया कि यदि लोगों को एक सही नेता मिल जाए, लोगों को एक सही हमदर्द मिल जाए, लोगों को एक सही गाइड करने वाला मिल जाए, तो लोगों की
त्याग करने की और बलिदान करने की जो क्षमता है वो इनफाइनाइट होती है। शर्त केवल यही है उसको सही दिशा में ले जाया जाए। ये बात भी गांधी जी ने सीखी, इसलिए जब वो भारत आते हैं तो उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, उन्होंने आम जनता से मदद मांगी। ठीक है, जो डिप्रेस्ड लोग थे, शोषित लोग थे, हरिजन, दलित, स्त्री, इस प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने आंदोलन में जोड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है यही असली ताकत है। ठीक है, तो ये बात भी गांधी जी ने कहां पर सीखी थी? साउथ अफ्रीका। तो ये 5 बड़ी बातें गांधी जी ने वहां पर प्रैक्टिकली उनको न केवल सीखा बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, यानी अपने विचार की आंदोलन कैसे करना है, उसको कैसे सक्सेस करना है, और एक बहुत बड़ी शक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में है उससे कैसे लड़नी है, ये सब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए सीखा। इसलिए जब वो भारत आए तो बहुत क्लियर थे कि मुझे क्या करना है। इसीलिए जब वो भारत आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो आगे मैंने लिखा है कि भारत में मैं यहां किसी की आइडियोलॉजी या किसी की वर्क मेथोडोलॉजी से प्रभावित होने नहीं आया हूं, बल्कि मैं लोगों को प्रभावित करने आया हूं। ठीक है, यानी भारत में गांधी जी ये चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जाए उसमें मेरे सिद्धांतों से लड़ा जाए, मैं किसी दूसरे के सिद्धांत को फॉलो करते हुए केवल एक फॉलोवर बन के काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपने कुछ सिद्धांतों को साउथ अफ्रीका में इंप्लीमेंट करके सफलता पाई है, और वहां भी मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लड़ रहा था और इंडिया में ही मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लड़ना है। तो मेरे मेथोडोलॉजी को अगर आप फॉलो कर सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज फिर आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। यही बात गोखले को भी गांधी जी ने बताई थी कि मैं भारत आऊंगा तो मेरी शर्त यही है कि मैं किसी के नेतृत्व में काम नहीं करूंगा, लोग मेरे नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। और चूंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी और वही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, तो गांधी जी का मतलब यह था कि कांग्रेस मेरे पीछे रहेगी, मैं कांग्रेस के पीछे नहीं रहूंगा, तभी मैं इंडिया जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार की बात है। चलिए कुछ नोट्स हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906, साउथ अफ्रीका में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ था जिसमें चीनी और जो भारतीय लोग थे उनको अपना एक कार्ड दिखाना पड़ता था, द प्रोटेस्टर्स वर केप्ट इन जेल। तो गांधी जी ने एक सत्याग्रह वहां पर किया था जिसमें वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी उन्होंने लोगों को पकड़ कर जो सत्याग्रही थे उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जिसको लोगों ने क्या कहा था, जो लोग जेल में चले गए थे, जो प्रदर्शन करने वाले थे, उन्होंने कहा था कि जेल तो हमारे लिए होटल ऑफ किंग एडवर्ड है। उस समय ब्रिटेन का किंग एडवर्ड था। ठीक है, तो बोले जेल हमारे लिए किंग एडवर्ड का होटल है, माने हम जेल से डरने वाले नहीं है, जेल भी हमारे लिए उतना ही कंफर्टेबल है जितना किंग एडवर्ड का होटल या पैलेस हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि जेल में डाल दो तो हम डर जाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, दूसरी बात, टू रन टॉलस्टॉय फार्म। अब टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हरमन कालेनबाग की मदद से, जो उन्होंने भूमि दी थी, गांधी और हरमन ने तो कर लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए, क्योंकि वहां दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सारे भारतीय गांधी जी के सत्याग्रही हो गए थे और वो वहां आते जाते रहते थे, उनका खाना पीना रहना सारी व्यवस्था वहां पर की जाती थी, तो उसको चलाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती थी। इसके लिए गांधी जी कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम टाटा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। टाटा माने जमशेदजी टाटा, जो उस समय भारत में एक बड़े उद्योगपति के रूप में उभर रहे थे, उनसे और हैदराबाद के निजाम से कुछ पैसे समय समय पर ये लोग भेजते रहते थे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका खत्म हो गया। अब हम देखते हैं गांधी इंडियंस इन अफ्रीका। ये जो इंडियंस लोग थे अफ्रीका में आखिर पहुंचे कैसे, खास करके साउथ अफ्रीका में कैसे पहुंच गए। ठीक है, जिनको आगे गांधी जी चल करके अपना सत्याग्रही बनाते हैं। ठीक है, इंडियंस स्टार्टेड टू सेटल इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 1860s। दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनको ले जाने वाले लोग दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका को भी अपना गुलाम बना चुके थे और भारत को भी। तो एक प्रकार से दक्षिण अफ्रीका भी उनके लिए वही था, भारत भी उनके लिए वही था। तो वो भारत के लोगों को, दक्षिण अफ्रीका भारत के लोगों को, श्रीलंका भारत के लोगों को जहां जहां अपना गुलाम बनाते थे वहां ले जाते थे, उसी प्रकार अफ्रीका के लोगों को भी वो जहां चाहते थे वहां ले जाते थे। ठीक है, तो भारत के लोगों को गन्ना उगाने और गन्ना की खेती कैसे करते हैं इसकी समझ थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो है इसकी समझ वहां के लोगों को नहीं थी। तो हमारे यहां से गन्ना उगाने वाले जो किसान थे, मजदूर थे, उनको ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ्रीका ले गई गन्ना की खेती करवाने के लिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गन्ना की खेती ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है और वहां पर क्लाइमेट बहुत अच्छा है गन्ने के लिए। ठीक है, आज भी दक्षिण अफ्रीका में काफी गन्ना होता है। तो गन्ने की खेती करने के लिए भारतीय लोगों को अंग्रेज लोग जो है वो लेबर बना करके, फार्मर बना करके ले जाते थे और ठेके पे उनसे काम करवाते थे। ठीक है, तो इंडियंस स्टार्टेड टू सेटल इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 1860s व्हेन द ब्रिटिश सुगरकेन प्लांटर्स ब्रॉट इंडियंस हियर फॉर कल्टीवेशन। तो ब्रिटिश प्लांटर बड़े बड़े जो गन्ने की खेती करवाते थे, बाद में उससे चीनी वगैरह बनाते थे, तो बड़े बड़े ये ब्रिटिश उद्योगपति थे,
जो भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका लेकर के गए। मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर मैमन मुस्लिम ऑफ गुजरात। ज्यादातर लोग जो दक्षिण अफ्रीका जाकर के बसे मजदूर के रूप में, वो गुजरात के मैमन मुस्लिम थे। मुस्लिम कोई होते हैं, आगे कई वैरायटी मुस्लिम की होती है, तो उसमें से मैमन मुस्लिम्स गुजरात के वहां जाकर के रहने लगे। इसके अलावा जो कोस्टल इलाका तमिलनाडु के लोग भी वहां पर काफी मात्रा में थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग भी धीरे धीरे काफी मात्रा में वहां पर 1860 के आसपास से रहना शुरू किए। ठीक है, अब इनमें 3 प्रकार के लोग थे जो भारत से जाते थे, उनमें 3 प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका। पहला, कॉन्ट्रैक्ट या इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या इंडेंचर्ड लेबर माने ऐसे लेबर जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि हम आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लेके जा रहे हैं, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, आपकी रहने की व्यवस्था होगी, आपके खाने की व्यवस्था होगी, और अपना टाइम पीरियड कर ओवर होने के बाद अब वापस जो है वो भारत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करके जिनको ले जाया जाता था, ठीक है, उसको कहा जाता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर, या इसी को बंधुआ मजदूर भी कहते थे, इंडेंचर्ड लेबर। ये बंधुआ क्यों? एक नियम से बंधे हुए। ठीक है, उसमें ये होता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मजदूर तोड़ेगा नहीं, ना ब्रिटिश सरकार तोड़ेगी। हालांकि वो सब शक्तिमान थे, वो तोड़ सकते थे, लेकिन मजदूर को नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, अगर मजदूर दक्षिण अफ्रीका गया साल भर के कॉन्ट्रैक्ट में और 2-4 महीने बाद वहां से भागने की कोशिश की, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन उसको भागने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उसको इंडेंचर्ड यानी बंधुआ मजदूर, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर माने करार करने वाले मजदूर, पहले श्रेणी तो इन लोगों की थी। ये वे लोग थे जो अपना टाइम ओवर होने के बाद इंडिया वापस आ जाते थे। लेकिन इन्हीं में से कुछ थे दूसरी कैटेगरी के लोग जो वहां जाते तो थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन करके, लेकिन टाइम पीरियड ओवर हो जाने के बाद भी वहां पर उनको रहने बसने की पूरी आजादी थी, तो कुछ लोग वहीं पर रह बस जाते थे, तो कुछ वापस आ जाते थे, कुछ वहीं रह जाते थे। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी में है दोज लेबर्स whose contract were over but wanted to settle, वही रह जाना पसंद करते। तीसरे नंबर पे थे व्यापारी। गुजरात के कुछ लोग, खासकर जो मुस्लिम लोग थे, धीरे धीरे वो एक व्यापारी के रूप में आ गए, और दादा अब्दुल्ला इसी टाइप के एक शिपिंग इंडस्ट्री चलाने वाले एक व्यापारी थे। तो 3 कैटेगरी थी इंडियंस लोगों की जो दक्षिण अफ्रीका में रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस वर सेटल्ड इन नाटाल एंड जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के कई प्रांतों में से नाटाल और जोहानिसबर्ग प्रांत में सबसे ज्यादा भारतीय लोग रहते थे। ठीक है, अर्लियर द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस वर टर्म्ड एज फेट। अब चूंकि धीरे धीरे बहुत सारे भारतीय वहां जाकर के रहने लगे, और भारतीय लोगों को वहां पर कलर्ड पीपल या ब्लैक पीपल या येलो पीपल ऐसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था, और तरह तरह की डिस्क्रिमिनेशन भारतीय लोगों के साथ अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो शुरू में यानी गांधी के आने के पहले तक भारतीयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको वो अपनी नियति, फेट, कि हमारे साथ ऐसा होना ही है, हम डिजर्व करते हैं, ये सब मान करके वो बेचारे धीरे धीरे सहन करते थे। लेकिन जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वो एक बैरिस्टर थे, 3 साल लंदन में रह चुके थे, उनको काफी कुछ ब्रिटिश रीति रिवाज, नियम कानून की जानकारी थी। तो जब वो भारत आए, दक्षिण अफ्रीका गए, तो गांधी खुद एक इंडियन थे और इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन उन्होंने इन डिस्क्रिमिनेशन का ना केवल विरोध किया बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। ठीक है, तो ये बात यहां तक हमारी क्लियर हो जाती है। अब कुछ और नोट्स देख लेते हैं। एट प्रेजेंट डरबन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन सिटीज आउटसाइड इंडिया। दक्षिण अफ्रीका में काफी मात्रा में जो डरबन है वहां का सिटी, वहां पर भारतीय रहते हैं, और भारत के बाहर एक बहुत बड़ा शहर जहां इंडियंस रहते हैं उनमें से एक डरबन है, वन ऑफ दी। ठीक है, माने उनमें से एक जहां भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में। ओवरऑल यदि हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन में 3% पॉपुलेशन वहां के भारतीय लोगों की है, यानी भारतीय लोगों का अच्छा खासा पकड़ दक्षिण अफ्रीका में आज भी पाई जा रही है। ठीक है, यहां तक हमारा गांधी का ये जो पूरा दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में लोग कैसे पहुंचे भारतीय लोग, ये तमाम बातें यहां तक हो जाती हैं। अब हम देखते हैं गांधी इन इंडिया। गांधी जी इंडिया कब आते हैं? रीच्ड ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। कैसे आते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में ही जाकर के गांधी जी से मिल आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको भारत आना पड़ेगा, आपकी जो भी शर्तें उसे मान लेंगे। ठीक, लेकिन 1915 में CF एंड्रयूज को गोपाल कृष्ण गोखले अपना मैसेंजर बनाकर के गांधी जी के पास भेजते हैं। अब ये CF एंड्रयूज कौन है, हम आगे देखते हैं। तो CF एंड्रयूज साउथ अफ्रीका जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को गोखले का मैसेज देते हैं कि अब आने का वक्त हो गया है। ठीक है, इसी रिजल्ट के स्वरूप
9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं जहाज से। तभी से हम 9 जनवरी को, तब से नहीं मतलब स्वतंत्रता के बाद से अभी हम 9 जनवरी 1915 को हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत के वे लोग जो आज दुनिया के विभिन्न देशों में बसे हुए हैं उनको उनके कार्यों के लिए सम्मानित करना और उनको ये बताते रहना कि भारत, आप लोग भारत के लोग हैं और भारत के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 2004 या 5 से या 2000 से ही मनाना शुरू किया गया है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन सन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया था, तो 2000 या 2001, 2, 3, 4 के आसपास ही ये मनाना शुरू किया गया था। तो 9 जनवरी को हम लोग ये मनाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, माने विदेश से भारत अपने आए थे। ओके, ठीक। बिफोर डेथ ऑफ गोखले, यहां पर देखिए 9 जनवरी को गांधी जी यहां पर आते हैं और शायद 15 फरवरी को गोखले की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी का 9 जनवरी 1915 में आने का कारण यह भी था कि गोखले की तबीयत खराब थी, ठीक है, और गोखले को कहीं ना कहीं गांधी जी अपना एक आदर्श मानते थे, इसलिए गांधी जी ने आए और अल्टीमेटली फरवरी में उनका निधन हो गया। और फरवरी में उनके निधन के बाद, चूंकि इसके पहले कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उनकी मृत्यु के बाद फिर उसमें कोई बड़ा लीडर बचा नहीं, तो फिर गांधी जी ही आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बनते हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस या कोई भी पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो बिफोर डेथ ऑफ गोखले, नॉट एक्टिव इन आईएनसी, वो आते ही सीधे कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, ना ही किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, बल्कि गोखले जी ने उनको सलाह दिया कि आप पूरे भारत को एक बार घूमो और भारत की क्या परिस्थिति है, यहाँ के लोग क्या है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ की समस्याएं कितनी है, उन सबको गंभीरता से देखो। तो लगभग साल भर गांधी जी पूरे भारत घूमते रहे, फाउंडेड साबरमती आश्रम, और अपने रहने के लिए उन्होंने 2 आश्रम बनाए थे, जिनमें से पहला आश्रम उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, जून 1917 को, और गांधी जी यहीं पर ज्यादा रहा करते थे। लेकिन बाद में दांडी मार्च के समय में उन्होंने अपना एक दूसरा आश्रम बनाया था, महाराष्ट्र के वर्धा में एक जगह बनाई थी, उसका नाम रखा गया था सेवाग्राम, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना उन्होंने 1934 में की। तो गांधी जी के 2 आश्रम थे जहां गांधी जी रहते थे, ठीक है। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आश्रम था जहां वो रहते थे, उसको बोलते थे शांति निकेतन आश्रम। तो यहां पर ये आपको 2 आश्रम समझना है गांधी जी का, एक तो साबरमती आश्रम गुजरात 1917 में बनाया गया था, और दूसरा 1934 में बाद में बनाया गया था, जिसका नाम था सेवाग्राम या सेवाग्राम आश्रम भी कह सकते हैं, वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है। यहां तो बात क्लियर हो गई। इनिशियली नॉट ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी बट लेटर ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। 1920 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, शुरू में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो 1920 में आफ्टर डेथ ऑफ गोखले, तो गोखले के बाद एक बड़े नेता की तलाश थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय सरदार पटेल और भी कई प्रकार के नेहरू वगैरह लोग एक्टिव थे, उन्होंने गांधी जी को कोई बड़ा नेता नहीं माना। लेकिन जब इन्होंने 3 बड़े-बड़े आंदोलन भारत में किए और उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया, जो कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा था, सत्याग्रह था, तो गांधी जी पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए और कांग्रेस ने भी उनको अपना एक नेता मान लिया। और जब कांग्रेस ने अपना नेता मान लिया, तब 1920 में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एज अ लीडर, नॉट एज अ फॉलोअर। और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, I not came to agree with any ideology but to influence from my own। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत किसी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होने नहीं आया हूं, अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित करना है, यहां पर आया हूं, यानी मैं यहां फॉलोवर बनने नहीं आया, लीडर बनने आया हूं, ठीक। तो 1920 में ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं एक लीडर के रूप में। गांधी जी जब भारत आते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में भी कुछ भूमिका जो है गांधी जी की थी। क्या भूमिका थी? गांधी जी ने भारत के युवाओं को कहा कि हम अंग्रेज सरकार से लड़कर के उनसे नहीं जीत सकते, हमें अंग्रेज सरकार का सहयोग करना चाहिए और उनसे उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए, और हृदय परिवर्तन करके हम उनसे आजादी लेंगे। पहले गांधी जी की ये थॉट थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने भारतीय युवाओं को और कांग्रेस को भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए जो है वो अवेयर किया जाए। ब्रिटेन के खिलाफ से, ब्रिटेन के साथ सेना में भर्ती होकर के हमारे युवा जो ब्रिटेन के दुश्मन है, उस समय जो जर्मनी वगैरह से युद्ध हो रहा था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बात उस समय भारत के जो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ऐसे 3 नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक, तो इनको ये बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने गांधी जी को एक ताना मारा था और उन्होंने कहा था रिक्रूटिंग सार्जेंट। रिक्रूटिंग सार्जेंट बने,
सार्जेंट सेना में एक पद होता है जो सैनिकों की भर्ती करता है, उसको बोलते हैं सार्जेंट। तो गांधी जी को एक तरीके से यही कहा गया कि आप ब्रिटेन की तरफ से एक सार्जेंट का रोल प्ले कर रहे हो, जिसमें भारतीय युवाओं को जबरदस्ती सेना में आप भर्ती कर रहे हो। इसलिए उन्होंने रिक्रूटिंग सार्जेंट एक ऐसा ताना मारा था गांधी जी को। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद गांधी के सहयोग को ब्रिटेन की सरकार ने अप्रिशिएट किया और उनको एक उपाधि दी, कैसरे हिंद। ठीक है, तो दो उपाधि गांधी जी को मिल गई थी, एक भारत में गरम दल के जो नेता थे उन्होंने दिया था और दूसरा ब्रिटिश सरकार ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं सीएफ एंड्रयूज की। सीएफ एंड्रयूज कौन थे? तो सीएफ एंड्रयूज इंग्लैंड के चर्च में एक पादरी थे, ठीक है, प्रीस्ट थे, जो इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन वो फिर भारत आ गए और भारत ही रहने लगे। भारत में आकर के वो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि के बहुत अच्छे मित्र थे और भारत में जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनके प्रति इनकी सहानुभूति थी। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन किया और एक सोशल वर्कर के रूप में रहकर के भारत में काम किया। इनके सोशल वर्कर के तौर पे इन्होंने जो दया दिखाई भारतीयों के ऊपर और जो कार्य किया, इसके कारण इनको एक टाइटल दिया गया था दीन बंधु। ठीक है, तो दीन बंधु किसको कहते हैं आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, टुक पार्ट इन बाइकॉन सत्याग्रह। बाइकॉन सत्याग्रह क्या है हम लोग आगे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बाइकॉन सत्याग्रह पे भी टेक पार्ट किया और अंबेडकर ने भारत में जो दलित आंदोलन चलाया था उसमें भी इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। ये क्या है हम लोग इतिहास में ध्यान से पढ़ेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें अंग्रेज लोगों ने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी भारत के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके नेताओं को, और उनका पर्पज ये था कि गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और भी कुछ समझौते आपस में करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, यहीं पर जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देखते हुए कहा था ये अर्धनग्न फकीर है, क्योंकि उनका पहनावा ऐसा था, केवल धोती, एक ही धोती पहनते थे, उसको पहनते भी थे, उसी को लपेटते थे, हाथ में डंडा और गोल अपना चश्मा, तो इसलिए उनको अर्धनग्न फकीर इसी समय कहा गया। इन्होंने एक किताब लिखी है सीएफ एंड्रयूज ने, जिसका नाम है द सरमन ऑफ द माउंट। ठीक है, पर्वत पर बैठकर उपदेश, ऐसा कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। द सरमन ऑन द माउंट किताब किसने लिखी? सीएफ एंड्रयूज ने। इनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस के वर्कर थे, गांधी जी के मित्र थे, तमाम अच्छी बातें। एक्शन इन इंडिया, गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी ने भारत में 3 बड़े काम किए। पहला उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में। लेकिन गांधी जी का ओवरऑल पहला सत्याग्रह 1906 में प्रिटोरिया में किया गया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। अब ये है क्या, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहां पर आप इतने समझिए। और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का भारत में प्रयोग इसी सत्याग्रह के दौरान किया था। चंपारण बिहार में एक जगह है। दूसरा है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूरों की कुछ समस्या थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था मार्च 1918 में, और इस समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक, तीसरी बात खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह सितंबर 1918 में यहां पर किया था, और गांधी जी ने पहली बार यहां नॉन कॉपरेशन का प्रयोग किया था। तो तीनों में पहली बार क्या था आपको ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह किया। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह गांधी जी ने पहली बार यहां पर भूख हड़ताल के माध्यम से अपना आंदोलन चलाया। और जो खेड़ा सत्याग्रह है गुजरात में सितंबर 1918 में हुआ, गांधी जी ने यहां पहली बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पर, यानी नॉन कॉपरेशन का पहली बार प्रयोग भारत में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में किया। ये तीनों सत्याग्रह बड़े सक्सेसफुल हुए और गांधी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गांधी की शर्तों को मानना पड़ा, और रातों रात गांधी जी इन 3 मूवमेंट की सफलता के बाद भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हो गए, और कांग्रेस ने भी उनको अपना एक लोकप्रिय नेता मान लिया, और अल्टीमेटली गांधी अब भारत में एक जनता के भी नायक हो चुके थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर बन चुके थे। और यहां से गांधी का युग भारत में शुरू होता है। वैसे तो वो 15 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन टेक्निकली यहां से शुरू होता है। तो आगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में गांधी युग डिटेल से पढ़ेंगे। यहां हम गांधी युग पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे गांधी की आइडियोलॉजीज क्या थी। ठीक है।